अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रिजभूषण दुबे जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप अच्छे भले सोशल एक्टिविस्ट थे, पॉपुलर थे, चुनाव भी लड़ा आपने जी। तो प्रत्यक्ष राजनीति छोड़ क्यों दिया? सर, राजनीति के माध्यम से भी हमको सुधार करना था। राजनीति में हम जाते तो कानून बनाते। कानून बनाने की चाबी सदन के पास है। मैं जनप्रतिनिधि भी था, क्षेत्र पंचायत का सदस्य था, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख था, जिला पंचायत का मेंबर था। तमाम सुधार उसमें किया हमने। अब यह है कि वर्तमान में यह सही है कि हमको टिकट कौन देगा, कौन टिकट देगा। आप रोज पंगा लिए रहेंगे, कमियों को गिनाएंगे, तल में रह करके भी जो आंतरिक लोकतंत्र उनका है उसको फॉलो नहीं करेंगे, गलत हो रहा है तो आप कहेंगे, तो आपको पचाएगा कौन? तो राजनीति में जुझारू और ईमानदार लोगों की जगह नहीं है। फिलहाल तो नहीं लग रहा है। कौन कहीं कुछ हो तो बताइए, हमें तो नहीं लग रहा है। तो इसीलिए अब आप हाँ, जुझारू एक है, उनकी परिभाषा उन्होंने एक अच्छी परिभाषा बना लिया है कि हमारे दल का तस्कर, हमारे दल का अपराधी, हमारे दल का माफिया, हमारे दल का हत्यारा। उसको ऐसा मत कहिए, वह तस्कर नहीं है, हत्यारा नहीं, वो तो क्रांतिकारी नेता है। और तुम्हारे दल का तस्कर है, माफिया है, अपराधी है, अन्य इस तरह के जितने विशेषण हैं सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस परिभाषा में तो हम फिट नहीं बैठेंगे। नहीं तो फिर आप ने सोचा कि हम चलिए मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जी हम समस्याओं को उजागर करें या कम से कम अपनी बात कहें जी। तो ये शौक आपको कैसे लगा, कैसे? देखिए, हमारी टाइपिंग वगैरह अच्छी थी, टंकड़ पर हमने सीखा था और हम फेसबुक पर थे। बहुत पहले हमारे 5000 लोग हो गए थे और उन दोनों बहुत कम लोग थे इस पर। बाद में एक चैनल बना और लगा कि लोकतंत्र में हम सच्चाई दिखाएंगे। मैं नहीं जानता कि हमारी बात किस स्तर तक जाएगी, मुझे नहीं पता कि उससे कितना परिवर्तन होगा, लेकिन यह तो पता है कि हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठा जा सकता। ललकारेंगे, जहाँ तक लोकतंत्र की सीमाएं हैं वहाँ तक चढ़ करके जाएंगे। जैसे एनसीसी का लड़का बाल कटवा के बेल्ट लगा करके और थम खाली 1-2 करते हुए जाता है, वैसे करेंगे और जहाँ तक कानून इजाज़त देगी तहाँ तक जाएंगे। बहुत से काम होते भी हैं, सड़क के गड्ढे दिखाएंगे, विधवा पेंशन नहीं हो रहा है, कहीं घूस मांगा जा रहा है, दर्जनों लोक सेवक जेल भी गए, किसी न किसी रूप में हम लोगों ने भिजवाया। एक बड़ी ताकत है, बशर्ते कलम की धार न रुके। अब जो कारपोरेट घराने के लोग हैं तो वह तो पत्रकार, हमसे बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत लड़के हैं जो उनके यहाँ काम करते हैं। वो कहते हैं सर, हम लोग तो वेतन भोगी हैं, पैसे भी नहीं देंगे, हम मजबूर हैं। हम रिपोर्टर तो हैं, लेकिन वह जो कहेंगे वही रिपोर्टिंग हमको करना है। हम चाह करके भी अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकते। तो एक तरह से सोशल मीडिया ने बहुत लोगों को मौका दिया है कि वो अपनी बात कह सकें या समाज की बात को आगे ला सकें। निसंदेह सर, और हम जो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग भी कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए कि हम विधि सम्मत कितने हैं। यानी हम जो कह रहे हैं, समाज के, हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्यों में भी यह बात वर्णित है कि देश को उत्कर्ष की तरफ ले जाने के लिए हम वह समस्त यत्न करेंगे जो लोकतंत्र में जायज है। उसमें प्राकृतिक पर्यावरण है, भ्रष्टाचार उन्मूलन है, राष्ट्र के प्रति समर्पण है, ढेर सारी चीजें हैं। तो हम लोग करते रहते हैं सर, इसका बड़ा आनंद है और हर किसी को करने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग लखनऊ में हैं तो थोड़ा सिक्योर समझते हैं, सुरक्षित, और हम देखते हैं कि जो जिलों के पत्रकार हैं उनको बिल्कुल उसी समाज में जिनके खिलाफ लिखते हैं वहीं वो रहना होता है। प्रशासन के भी दबाव में ज़्यादा गुंजाइश होती है। तो आपको कभी इस तरह का सामना करना पड़ा, कोई डिफिकल्टी? देखिए सर, मुझे तो कभी नहीं आया, कभी किसी की धमकी नहीं आई और मैं बढ़िया से करता रहा। और यह बड़े कमजोर लोग हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ सर, मेरे वजह से बहुत लोग जेल गए, बहुत लोग सेवक जेल गए, बहुत पर अपराध दर्ज कराया, चढ़ करके किया, तो लगा कि बड़ी दुश्मनी हो गई है, तो एक रिवाल्वर ले लिया था, डीएम ने कर दिया। खट से रिवाल्वर एसपी ने रिपोर्ट लगाया, डीएम ने कर दिया, मित्रों ने खरीद दिया। और यह डोरी थोड़ी दिखे अभी था, यहाँ दिखे अभी था। बाद में लगने लगा कि ब्रजभूषण तुम्हारा भ्रम है, रिवाल्वर तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। साहब, हमने बेच दिया उसको। डीएम प्रभुयन थे, प्रभुयन सिंह, हमने कहा हमारा लाइसेंस निरस्त कर दीजिए। तो
तो उन्होंने कहा हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री स्तर से, सचिवालय से लोगों की सिफारिश आती है, हम तो नहीं करेंगे साहब, आप रखिए। क्यों लिए थे? हमने कहा खतरा था। अब क्यों आप इसको निरस्त कराना चाहते हैं? हमने कहा उस रहस्य को जान लिया, आप खतरा नहीं है। तो मुझे इस आपके इस प्रश्न के माध्यम से जो मुझे उत्तर देना था वो यह था कि अगर नैतिक बल है और हम दाएं बाएं नहीं कर रहे हैं तो साहब किसी की मजाल नहीं है। आंख मिला के ऐसे देखेगा नहीं, चाहे जो भी जितना बड़ा इस तरह का बाहुबली हो, औकात नहीं है इस तरह से। और जो समस्याएं आप उजागर करते हैं उन पे प्रशासन ध्यान देता है? ध्यान देता है। अच्छा होगा, अगर अच्छा अधिकारी होगा तो खुश होकर के करेगा। कई ऐसे अधिकारी रहे जो खुश होकर के करते थे, और जो खराब होगा वो डर के करेगा, कहेगा यार करके हटाओ। तो काम तो होना चाहिए। अच्छा, काम एक सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं। आप ग्रास रूट पॉलिटिक्स में थे जी, ब्लॉक की राजनीति में थे, गांव में लोगों को जानते हैं जी, ये इतना ऊपर की हम बात नहीं करते, लेकिन ये गांव में जो पैसा जा रहा है जी, और बड़ा बात आती है कि साहब ये लोग खा जाते हैं जी, ग्राम प्रधान, जबकि वहाँ तो सबके सामने है, कोई जांच नहीं होनी, सबको पता है कि भाई ग्राम प्रधान कल साइकिल चलते थे, झोपड़ी थे, आज ये हो गया। जी। तो गांवों में ग्राम प्रधान, ये ग्राम पंचायतों में इतना करप्शन कैसे हो गया? देखिए, ग्राम पंचायतों का जहाँ तक अभी श्री चंद्रभूषण पांडे जी जो न्यायाधीश रहे हैं, भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गवर्नर के लीगल एडवाइजर रहे, लगातार अभियान चला रहे हैं। 29 विभाग संविधान में वर्णित है कि ग्राम पंचायत के अधीन रहेगा। गांव की सरकार और प्रदेश की सरकार, देश की सरकार। तो ऐसे में जैसे ग्राम पंचायत की बैठकें नहीं होती, ग्राम सभा की बैठक करना तो दूर हुआ, तो सीधे सीधे जो लोगों का सीधा हस्तक्षेप है वो खत्म हो गया। गांव की बैठकों में कभी कोई लोक सेवक नहीं जाता, जबकि 29 विभाग हैं। गांव एक तरह से परतंत्र है। डीपीआरओ आदेश देगा, प्रधान जी यह काम करिए। तो नहीं, अभी तो ग्राम सरकार ने, अभी तो क्या है कि सरकार ने अपने कर्मचारी बनाने के बजाय, रखने के बजाय, वो अपने डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन कर दिया। तो ग्राम प्रधान को भी अपना नौकर बना दिया। उसको मिड डे मील का काम करो, उसके मनरेगा का काम करो, कार्ड राशन का बंटवाओ, और जबकि उसके पास स्टाफ कुछ नहीं है, वो भी एक सोशल वर्कर है। तो ग्राम सरकार तो ये है नहीं, तो कैसे ये बदले कि ये ग्राम सरकार हो और ये अधिकारियों के चंगुल से मुक्त हो? क्योंकि अभी तो सीडीओ खुद ही कमीशन लेता है जी, बजट देने में सीडीओ कमीशन लेता है। सबसे छोटी इकाई का है डीपीआरओ, जिला पंचायत राज अधिकारी। एडीओ पंचायत से प्रमोशन होगा तो वह जिला पंचायत राज अधिकारी हो जाएगा। और सीडीओ तो मुख्य विकास अधिकारी है। तो सीडीओ के हाथ में तो सब कुछ है, वो तो प्रधान को ऐसे बुलाएगा, ऐसे करेगा। प्रधान भी अपनी औकात, हम जिला पंचायत के मेंबर थे सर, तो और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख थे, तो हम वीडियो को बुलाते थे। यह नहीं है कि हम कोई धौंस दे करके ऐसे वीडियो साहब आ जाइए। हम कभी कक्ष में नहीं गए, हम कभी उनके कक्ष में भी नहीं जाते थे जिला पंचायत। यह एक गरिमा थी। अब सेक्रेटरी भी बुलाता है, ए प्रधान जी इधर आइए, ऐसे एक सिपाही भी बुलाता है। थाने पर कटसी है कि जब प्रधान जी जाएंगे तो थानाध्यक्ष खड़े होकर के बैठाएंगे। कहीं नहीं होता है प्रोटोकॉल का पालन, कहीं नहीं, कुछ नहीं होता, क्योंकि इन लोगों ने भी अपना चेहरा बिगाड़ लिया है और मनरेगा से लेकर के ऐसी सब खेल चल रहा है। अच्छा, एक हम जानना चाहेंगे, आप पूर्वांचल से हैं, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग दिल्ली, बम्बई, बड़े शहरों से कारखाने बंद हो गए, नौकरी चली गई, तो गाँव में आ रहे हैं जी, उनका क्या हाल है? देखिए, गांव में अगर सरकार रोजगार स्थापित कराती है, मैं कहना चाहूँगा जिलाधिकारी से, मुख्य सचिव से, सीएम साहब से कि ठीक है, आप बता रहे हैं कि इतने रोजगार दिए गए, इतना करोड़ आया, इतना गांव में इन्वेस्ट हुआ, इतने लोग रोजगार पाए, लगातार बखान नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उन लोगों का है क्या हाल, क्या है? वही बात मैं कह रहा हूँ। आप केवल 20 लोगों से पूछ लीजिए, एक विकास खंड में 20 लोगों से जिसको आपने रोजगार दिया है, आप पूछ लीजिए भैया आपको कमीशन मुक्त ऋण मिला है, कहाँ कहाँ फाइल बनवाने में कहाँ कहाँ दिक्कत हुई है। अगर 100 में एक मामला भी मिल जाएगा तो जो आप कहेंगे मैं हार जाऊंगा। लेकिन इसको ये लोग नहीं करेंगे। कहीं तो पूछते आप, कहीं मॉनिटरिंग करते, कहीं सीधे सीधे पूछते। तो अगर 15% कमीशन बैंक ले लेगा फाइल बनवाने में तो रोजगार मिलेगा कहाँ? वो तो बेचारे कल आरसी कटेगी, वह पैसा भी जमा नहीं कर पाएंगे और सब टाइम फिस हो जाएगा। तो विधायक और सांसद इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे या मिनिस्टर है? अच्छा ये बताइए, जिनके चेहरे खुद बिगड़े हुए हैं, आप 5 विधायकों को प्रदेश में बता दीजिए जिसने विद्यालयों पर धन नहीं दिया हो। आप 5 बता दीजिए।
ऐसी 5 सड़कें पूरे प्रदेश में कोई बता दे हमें जो मानक के अनुसार बनी है जिसमें गड्ढा न हो। 5 सड़कें। मैं गांव की सड़कों की बात नहीं, कर रहा जैसे हूँ। पहले हम सुनते थे कि विधायक निधि से जो काम होते हैं, जो खास करके विद्यालयों को अनुदान दिया जाता है, जी। उनमें विधायक लोग 30-40% कमीशन ले लेते हैं। जी। वो अभी भी हो रहा है। कमीशन की ही मार होती है साहब। हम तो जिला योजना में भी रहे, 45-46 विभाग रहे। एक एक विभाग का नाम लिया जाता था। कृषि विभाग, कृषि अधिकारी खड़े हो गए, हाँ बताइए साहब आइसोपाम योजना इतनी आई है, इतना आया, इतना बीज बटा गया, अच्छा ठीक है बैठिए। उद्यान विभाग कोई चर्चा नहीं। जब लोक निर्माण विभाग आता था तब उसके बाद बहस होती थी, क्योंकि मामला तो वही है। माध्यमिक शिक्षा पर कोई बात नहीं, उच्च शिक्षा पर कोई बात नहीं, बेसिक शिक्षा पर कोई बात नहीं, बाल विकास सेवा पुष्टाहार पर कोई बात नहीं, ऐसे चल जाता था, सब खत्म। ठीक है बैठिए और बढ़िया काम करिए, प्रभारी मंत्री जी ऐसे कहते थे। तो यानी दिल्ली में या लखनऊ में सरकार बदलने से कोई नीचे फर्क नहीं पड़ा ग्रास रूट के? देखिए भ्रष्टाचार तो और बढ़ा है, और यह लोग अगर बात मानते तो बात समझ में आती, लेकिन कहीं बात मानने वाले नहीं है। अहंकार बढ़ता जा रहा है लगातार। को बड़ छोट कहत अपराधों, किसको छोटा अपराधी कहा जाए, किसको बड़ा कहा जाए, सब तो एक ही हमाम से। भ्रष्टाचार बढ़ा क्यों? जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वो, उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो बहुत ईमानदार है। अच्छा ईमानदार हम हैं, ठीक है, हमारे हाथ दर्जनों जेल गए और हमारे अगल बगल सब लेते रहे, और मैं कहूँ भैया हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिए हमारे ऊपर भैया हम कसम खाने के लिए। ऐसी ईमानदारी का मतलब क्या है? ईमानदारी का मतलब यह है कि वह बेईमानी को सीना ठोक करके ललकारे। असली ईमानदारी तो यह है। तो इस ईमानदारी को क्या कहेंगे आप सीधे सीधे आप बताइए। वैभव कृष्ण एक आईपीएस है, उन्होंने 5 आईपीएस लोगों पर आरोप लगाया कि थाने बिक रहे हैं। नहीं, जिले बिक रहे, कप्तान। हाँ कप्तान बिक रहे हैं, थाने बिक रहे हैं, उन्होंने ऐसे बताया। चलिए उसके बाद क्या हुआ, 1 महीने तक वह चिट्ठी पहुंची ही नहीं, कहीं से आउट हो गई, उसके बाद निलंबित कर दिया गया। और बारी बारी उन कप्तानों का खुल रहा है कि इन लोगों ने थाना बेचा है, इन लोगों ने ऐसा किया है। कई आईपीएस, क्या सीएम साहब को यह पता नहीं है? वो तो महोबा में तो कप्तान बिल्कुल माफिया की तरह काम कर रहे थे, डीएम कप्तान। इन्होंने स्वयं कहा है कि माफिया की तरह काम कर रहे थे, लेकिन अपने कहा है, हम कहेंगे तो उस बात को। ये सुधरेगा कैसे? आखिरी मेरा सवाल है। लोगों का मन बदलना चाहिए, और जो जहां है वहीं से टोका टाकी हस्तक्षेप शुरू कर दे, प्रभावी हस्तक्षेप शुरू कर दे। और यह लोग भी जो मान करके बैठे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, तो अपना चश्मा इन लोगों को भी उतारना चाहिए, नहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मुझे लगता है सोसाइटी में जो धर्म और जाति के बंटवारा है, तो जिससे लोग सोचते हैं एक सिविल सोसाइटी के तौर पे अगर सब सोचे कि सुधार होगा तो सबका होगा, बिगड़ेगा तो सबका बिगड़ेगा, तभी हो सकता। सर जिस दिन जाति से लोग, अब जैसे विद्यार्थी जाति से एक जाति उसकी हो जाए विद्यार्थी, लोग ऐसे ही करेंगे। उसकी सरकार आएगी तो उस वर्ग के लोग चुप हो जाएंगे, इनकी सरकार आएगी तो उस, और एक ही साथ करोड़ों लोग चौकीदार, मैं भी चौकीदार हूँ, तो भैया चौकीदार से हटेंगे तभी आप वफादार देश के नागरिक बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी संपूर्ण शुभकामना, धन्यवाद। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।